दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार हम कक्षा 6-7 में जो संचालित प्रभाग हिंदी कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर 75 तक हम अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे इसमें है शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस में के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिलाएं डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश से भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। पहला प्रश्न है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो इसमें लिखेंगे हम 6 अंकों का जो डिजिट होता है, 6 अंकों का जो पिन कोड होता है उसको पिन कोड कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। तो इसमें है टेलीफोन, सेलुलर फोन, दूरदर्शन, समाचार पत्र। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे छांटना है तो इसका मतलब होता है अलग करना, गुनगुनी है तो मतलब सुहावनी, परिवहन है तो मतलब यातायात, हरकारे है तो मतलब डाकिया, तकनीकी है मतलब प्राविधिक, ईमेल है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। अब इसमें देखिए, खालिस्तान बिना तारों का टेलीफोन है मतलब मोबाइल फ़ोन। दूसरा है, ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। पांचवा प्रश्न है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? जैसे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव कस्बे या शहर का नाम। तो घर का नंबर, गली या मोहल्ले का नाम, गांव या कस्बे या शहर का नाम, खंड का नाम और राज्य का नाम। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 71 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 72। कार्यपत्रक संख्या 72 में देखते हैं, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता और नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। अब इसमें देखिए, जो प्रश्न है चित्तौड़गढ़ है तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है सूरवीरों का शहर, सूरवीरों का शहर। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ राजधानी था तो इसमें पहला ऑप्शन है मेवाड़ की। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें उत्तर है बेड़च नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे राजस्थान राज्य में। छठा प्रश्न है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। साहस है तो इसका अर्थ है वीरता। तो इसमें हमने लिखा है, लक्ष्मीबाई के साहस को देख दुश्मन के पसीने छूट गए। इस प्रकार दूसरा है बलिदान। इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है त्याग। तो भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। तीसरा है सूरवीर, मतलब इसका मतलब होता है वीर योद्धा। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शूरवीर थे। अगला है विश्व। विश्व का मतलब होता है संसार या जगत। तो हमने यहाँ पे संसार लिखा है। विश्व में भारत सबसे सुंदर देश है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है?
तो उत्तर है चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। 8वां प्रश्न है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो जैसे साहस है तो इसका वीरता, अद्वितीय है मतलब अनोखा, सिरमौर है मतलब सिर का ताज। ये हमने कार्यपत्रक संख्या 72 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 73। कार्यपत्रक संख्या 73 में हम देखते हैं दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक संवाद दे रखा है, एक डायलॉग दे रखा है, जिसके अंतर्गत इसको पढ़ करके हमें प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे पवन कहता है दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर कहता है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन कहता है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर कहता है इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर पर क्यों? पवन कहता है पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पवन कहता है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर कहता है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पवन कहता है तब तो जब तू सब जानता है तो। समीर ठीक है मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो पहला प्रश्न है प्रदूषण क्या है। तो हमने लिखा है उत्तर वायु, जल, मिट्टी आदि में अवांछित तत्वों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भू प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है इत्यादि। तीसरा प्रश्न है हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका उत्तर है सभी लोगों को जागरूक कर इसके दुष्परिणामों अर्थात दुष्प्रभावों के बारे में बता कर गए। चौथा प्रश्न है पटाखे बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें उत्तर है पटाखों से सांस लेने में दिक्कत आती है तथा इसको आवाज़ से जो है वो परेशानी होती है। पांचवा प्रश्न है आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं। तो इसमें देखिए हमने उत्तर लिखा है नए कपड़े पहनते हैं, सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 73 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 74। कार्यपत्रक संख्या 74 में हम देखते हैं निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश है सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है। तो सच्चा सच का है जीवन में संघर्ष करना ही सच्चा सच कहलाता है, या जीवन में संघर्ष करना ही सच्चा सच है। दूसरा प्रश्न है चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है। अर्थात जब भी कभी जड़ता आए तो उससे लड़कर अपने आप को चेतन बनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। तो कांटे और कलियां मैं आपको बता देना चाहता हूं उत्तर है दुख और सुख के प्रतीक है। कांटे तो जो है वो दुख का और कलियां जो है वो किसका, सुख का प्रतीक है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसमें आंसर है जीवन एक संघर्ष है जिसे दुख और सुख में परिस्थितियों का सामना कर आराम से जीना चाहिए। पांचवा है हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब हार का हमने लिखा है जीत, सच का लिखा है हमने झूठ। छठा प्रश्न है ताप प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। जैसे मानवता, दीर्घता, लघुता और पशुता। आपकी छोटी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ जहाँ पे भी अंत में ता लगता है वो सभी भाववाचक संज्ञाओं के प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 74 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 75। कार्यपत्रक संख्या 75 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है, वन, पवन और उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं स्वयं एक भारत है।
हम सब इसके ऋणी हैं। तो इस प्रकार जो है वो पहला प्रश्न जो है वो दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है हिमालय। यहाँ आप हिमालय पर्वत का महत्व या हिमालय पर्वत की जो प्रसिद्धि है वो भी लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पे लिखा है हिमालय। दूसरा प्रश्न है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें मुख्यतः 2 नदियों का जिक्र किया गया है, गंगा और यमुना इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, जलदान की तरह निम्न तीन शब्दों को भी बनाइए। जैसे जलदान है जल का दान करना, इसी प्रकार अन्नदान है तो अन्न का दान करना, भूमि दान है तो भूमि का दान करना, नेत्रदान है तो नेत्रों का दान करना। चौथा प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो हिम धन आलय, यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, इस हिमालय में जो है वो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, जो स्वर संधि का भाग होती है। जो किस संधि का भाग होती है? स्वर संधि का भाग होती है। पांचवा है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है, हिमालय से नदियां निकलती हैं। दूसरी है, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियां होती हैं। तीसरा है, हिमालय विशाल है, अमर और अटल है। छठा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? तो इसमें आंसर है भारत देश के। सातवां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। आठवां प्रश्न है, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो जैसे उपसर्ग अलग दे रखा है और शब्द अलग रखा है, तो इस दोनों शब्दों में, अटल और अमर में, दोनों में उपसर्ग जो है वो ए है, और मूल शब्द जो है, जैसे अमर है अटल है तो इसमें टल जो है वो मूल शब्द है और ए उपसर्ग है। इसी प्रकार अमर में ए उपसर्ग है और मर जो है वो मूल शब्द है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 71 से 75 तक का हमने अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।